हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर की हिंदी साहित्य के बारे में। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी साहित्य की वीडियोस को आप कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था तो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे आपके कि सेकंड पार्ट भी इसका लेकर के आइए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज थी उसको कंटिन्यू करने के लिए आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए जिसमें हम आगे आपको आज 50 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 50 हमने ऑलरेडी बता दिया, 50 और बता करके 100 क्वेश्चंस का आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो उसके बाद भी वीडियोस लगातार आती रहेगी। ओके, तो आओ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 51 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि नदी के द्वीप कविता किस कृति में संकलित की गई है। तो नदी की द्वीप जो कविता है दोस्त, वो कविता जो है कौन सी कृति में सम्मिलित हुई। देखो, कविता एक छोटी सी चीज होती है और कृति एक बड़ी चीज है। तो किसी कृति में कई सारी कविताएं आती हैं, जिस तरह की सीरीज आप समझ सकते हैं कि एक सीरीज है उसमें से एक वीडियो, जैसे कि हमारी एक सीरीज होती है उसमें से एक वीडियो, वैसे ही कृति में से कविता क्या होती है, एक पार्ट होता है उसका। तो नदी के द्वीप कविता किस कृति से में संकलित की गई है, तो ये की गई है आपकी किसमें, हरी घास पर क्षण भर में। हरी घास पर क्षण भर में जो अज्ञे जी की कविता है उसमें ये बातें की गई है कि कविता किस कृति से संकलित की गई है, तो हरी घास पर क्षण भर में उससे संकलित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन। देखो आपके सामने ये रहा 52 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन कि परंपरागत उपमान कवि को कैसे लगते हैं। जो ये कविता है इसमें परंपरागत उपमान की बात किया गया है, उसमें जो परंपरागत उपमान है वो कवि को कैसे लगते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका मैले और निष्प्राण लगते हैं। जो परंपरागत उपमान है वो कवि को कैसे लगते हैं, मैले और निष्प्राण। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। जो अज्ञेय जी थे उनका जन्म कब हुआ था। जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी, इनका जन्म कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था कुशीनगर के एक खुदाई शिविर में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर, कुशीनगर में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 55 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो कह रहा अज्ञेय के माता पिता का क्या नाम था। अज्ञेय जी के सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जो थे, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो दोस्त इनके माता का नाम था बसंती देवी। इनके माता का नाम था क्या, बसंती देवी। एंड इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। इसी के नाते इनका जो नाम, पूरा नाम, अगला क्वेश्चन आपके सामने वही है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था। ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था। तो दोस्त अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। क्या था, देखो आपके सामने दिख रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय वात्सल्य अज्ञेय। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अज्ञेय किस युग के प्रतिष्ठापक कवि हैं। अज्ञेय कौन से युग के प्रतिष्ठापक कवि हैं, क्या वो प्रयोगवाद के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर ही मैंने लिखा हुआ है, ऑप्शन है ही नहीं। तो अज्ञेय किस युग के प्रतिष्ठापक कवि हैं, प्रयोगवाद के। अगला क्वेश्चन है हमारा तार सप्तकों का जो संपादक है वो कौन है। तार सप्तकों एक संपादन की कविता, एक पत्रावली थी, उसके संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी थे उसके संपादक। अगला क्वेश्चन है हमारा अज्ञेय के कुल कितने कविता संग्रह हैं। अज्ञेय जी ने कितने कविता संग्रह लिखे हुए थे, तो आपका राइट आंसर होगा क्या, 17। अज्ञेय जी ने कुल कितनी कविताएं लिखी, कविता संग्रह लिखा हुआ था 17। अब उस 17 संग्रह में बहुत सारी कविताएं उनकी ऑलरेडी थी। ओके, ये संग्रह की बात किया जा रहा है, तो 17 संग्रह उन्होंने लिखा हुआ था। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो क्या है, आपके पाठ्यक्रम में अज्ञेय की कौन कौन सी कविताएं संकलित है। आपके पाठ्यक्रम में अज्ञेय जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो आपका बीए सेकेंड ईयर का हिंदी का साहित्य है, इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं। तो पहला कविता है नदी के द्वीप, दूसरी कविता है कलजी बाजरे की, तीसरा है हिरोशिमा, एंड फोर्थ है आपका नया कवि आत्मस्वीकार जिसको कहते हैं, और पांचवा है सामग्री का नैवेद्य दान। तो ये 5 कविताएं हमारी पाठ्यक्रम में हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन, कलगी बाजरे की ये जो कविता है ये किस कृति में संकलित है। कलगी बाजरे की कविता किस कृति में संकलित है, इसको बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर में। हरी घास पर क्षण भर में इस कृति में ही कलजी बाजरे की कविता भी सम्मिलित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कलगी बाजरे की कविता का मूल मंतव्य क्या है? कलगी बाजरे की कविता का मूल मंतव्य क्या है? वो क्या है? परंपरागत प्रतीकों और अपमानों के प्रति विद्रोह। परंपरागत प्रतीकों और अपमानों के प्रति विद्रोह ही क्या है? कलगी बाजरे कविता का मूल उद्देश्य है कि जो परंपरागत प्रतीक या उपमान है उनको हटाया जाए और नई चीजें लोगों के सामने लाई जाए, नई चीजें ऐड की जाए समाज में। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? आपका इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या है? 23 दिसंबर 1908 को। 23 दिसंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो दिनकर जी का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो देखो, दिनकर जी का जो जन्म हुआ था ना, वो बिहार के एक प्रांत है मुंगेर, उसी मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछता है। दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर जी के फादर का क्या नाम था? तो उनके फादर का नाम था बाबू रवि सिंह। क्या नाम था दोस्त? बाबू रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का नाम था बाबू रवि सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दिनकर का पूरा नाम क्या था? दिनकर का पूरा नाम क्या था? तो मैंने कई बार आपको बता ही दिया है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जो है वो कौन से युग के कवि हैं? तो दिनकर जी किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के। कौन से युग के? छायावादोत्तर युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन कि दिनकर ने उच्च शिक्षा कहां से पाई? दिनकर ने उच्च शिक्षा कहां से पाई? आपके ऑप्शन है पटना कॉलेज से, सॉरी आंसर है पटना कॉलेज से, जो कि पटना कॉलेज कहां पर है? पटना में है। तो दिनकर ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त किया? पटना कॉलेज से। अगला क्वेश्चन हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दिनकर ने बीए कब पास किया? दिनकर जी ने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स कब किया हुआ था? तो सन 1932 ईस्वी में दिनकर जी ने बीए अपना क्रॉस किया था, कंप्लीट किया हुआ था। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 70 नंबर का क्वेश्चन? दिनकर जी कब राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए थे? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, दिनकर जी राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत हुए थे और उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 10 नहीं बल्कि 12 वर्षों तक उन्होंने जो है राज्यसभा पद को के कार्यभार को संभाला भी था। तो दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे? तो 1952 ईस्वी में दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। दिनकर जी कब तक राज्यसभा सदस्य मनोनीत रहे? अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर का, वही कह रहा है कि कब तक वो रहे थे? तो वो 1952 में हुए थे मनोनीत और 1964 तक वो रहे थे। लगभग कितने वर्ष? 12 वर्षों तक उन्होंने राज्यसभा के कार्यभार को संभाला हुआ था, राज्यसभा के वो सदस्य रहे थे। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन कि दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कब बने? दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, तो वो कब बने थे कुलपति? तो कुलपति बने थे जब उन्होंने राज्यसभा छोड़ा 1964 में। तो 1964 में वो क्या बन गए? भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन कि आलोक धनवा दिनकर की किस कृति में संकलित है? आलोक धनवा दिनकर की किस कृति में सम्मिलित है? आपका जो राइट आंसर है इसका, आलोक धनवा कौन सी कृति में है? वो है हुंकार में। आलोक धनवा दिनकर की कौन सी कृति में है? तो वो है हुंकार में। अगला क्वेश्चन हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कि आलोक धनवा का रचना काल क्या है? आलोक धनवा का रचना काल क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1940। 1940 में आलोक धनवा का रचना हुआ था। तो आलोक धनवा का रचना काल क्या है? 1940 ईस्वी। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 75 नंबर का क्वेश्चन कि नेता कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया है? जो नेता कविता है उसमें कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो नेता कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया है दोस्तों? नेताओं पर। नेता कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया हुआ है? नेताओं पर। नेताओं पर व्यंग किया हुआ है नेता कविता में। एक क्वेश्चन छूट गया आपका 75 नंबर का। क्या कह रहा है 75 नंबर का क्वेश्चन कि नेता कविता दिनकर के किस संग्रह से लिया गया है? मैंने कविता संग्रह के बारे में आपसे बात किया हो कि कई एक संग्रह होता है, उसमें कई सारी कविताएं होती हैं। तो जो नेता कविता है वो दिनकर के किस संग्रह से लिया गया है? तो वो लिया गया है नीम के पत्ते वाले संग्रह से। नीम के पत्ते एक संग्रह है जो दिनकर जी की कविता का, उसमें से एक कविता है क्या? नेता। और नेता कविता किस पर व्यंग किया गया है? नेताओं पर। आओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
77 नंबर क्वेश्चन की तरफ आपके सामने ये रहा 77 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफिशियल चैनल का नाम है अरशद खान ऑफिशियल। आपको दिख रहा होगा ARSAD, H नहीं है, ARSAD KHANOFFICIL, अरशद खान ऑफिशियल नाम के हमारे चैनल है, जिस पर आपको आपके लाइफ से रिलेटेड इशूज, कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, आप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, आप रिलेशनशिप में हो, आप एक पेरेंट्स हो, आपके लाइफ में मतलब जिस भी स्टेज पर आप हो, आपके लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड, आपके माइंड से रिलेटेड, डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड, जो भी आपको लग रहा है कि जो चीज़ आपको, जहाँ पर आप लाइफ में स्टक हो चुके हो ना, जो चीज़ आपको नहीं निकल पा रहे हो, जहाँ अपने आप को आप पीछे बैकवर्ड लेकर के जा रहे हो, जहाँ से आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके रिलेटेड आपके लाइफ में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको क्वेश्चन आपको हमारे इंस्टाग्राम की ID पर जस्ट आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम की ID पर आपको DM करना है। इंस्टाग्राम की ID भी सेम है, अरशद खान ऑफिशियल, जस्ट लास्ट में यहाँ पर 1 ऐड किया गया है, और सब यही सारी चीज़ें स्मॉल में है, बस अरशद खान ऑफिशियल 1। इस पर जाकर के आप DM कीजिए अपने क्वेश्चंस को, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अरशद खान ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर के सब्सक्राइब करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ। और मैं आपको BA स्टडी अगर आप देखते होंगे तो BA स्टडी की कम्युनिटी पर डेली आपको अपडेट करवा देता हूँ कि आज मैंने क्या वीडियो अपलोड किया हुआ था, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ओके, आओ 77 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समर शेष है, ये जो कविता है ये किस कृति में सम्मिलित है, संकलित है? तो ये परशुराम की प्रतीक्षा नाम की एक कृति है, उसमें से है समर शेष है। समर शेष है ये जो कविता है, ये परशुराम की प्रतीक्षा नामक कृति में संकलित है। अगला क्वेश्चन हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समर शेष है कविता में कवि ने किसके प्रति विद्रोह किया है? समर शेष है इस कविता में कवि ने किसके प्रति विद्रोह किया है? तो इस समर शेष है कविता में कवि ने सुख भोगी पूंजीपतियों और जमींदारों के प्रति क्या किया है? विद्रोह किया हुआ है। जो पूंजीपति सुख भोग रहे हैं, जमींदार लोग हैं जो बहुत आनंद ले रहे हैं, उनके प्रति इस कविता में उन्होंने विद्रोह भाव रखा है कि समर शेष है भाई अभी। अगला क्वेश्चन हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 नंबर का क्वेश्चन कि परशुराम की प्रतीक्षा कविता दिनकर ने कब लिखी हुई थी? जो परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता है, इस कविता को दिनकर जी ने कब लिखा हुआ था? तो इस कविता को दिनकर जी ने लिखा हुआ था चीनी आक्रमण के समय में। किसमें? चीनी आक्रमण के समय में प्रतिक्रिया के रूप में, एक्शन के प्रति रिएक्शन देते हुए परशुराम जी ने जो दिनकर जी हैं उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक लिखा हुआ था इस कविता संग्रह को, और इसको लोगों के सामने लेकर के आए थे, जिससे लोगों के अंदर जोश बढ़े। जैसे परशुराम ने जो अपनी जो उनका बदला था, उन्होंने जो है बदला अपना लिया हुआ था सभी ठाकुरों को मार करके, उसी तरह से प्रतीक्षा की परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता ला करके दिनकर जी लोगों में भाव वो लाना चाहते थे, एक बदला वाली भावना, एक एग्रेशन लाना चाहते थे समाज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में कितनी कविताएं हैं? जो परशुराम की प्रतीक्षा ये पूरा एक काव्य संग्रह था, उसमें कितनी कविताएं हैं? तो उसमें कुल 18 कविताएं हैं। आप देख पा रहे हैं आप एक एक संग्रह में कितनी कितनी कविताएं हो सकती हैं। 18 कविताएं एक एक संग्रह में हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग में वर्तमान समय को कैसा कहते हैं? कुरुक्षेत्र का जो षष्ठ सर्ग है उसमें वर्तमान समय को क्या कहते हैं? तो उसमें क्या कहते हैं दोस्त? वर्तमान समय को कहते हैं विज्ञान का समय। क्या कहते हैं वर्तमान समय को? विज्ञान का समय। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 नंबर का क्वेश्चन कि दिनकर के अभिनव मनुष्य को क्या बताते हैं? दिनकर के जितने भी नाटक हैं, अभिनव हैं, वो दुनिया मनुष्य को क्या बताते हैं कि मनुष्य कैसा है? तो दिनकर के जो अभिनव है मनुष्य को बताते हैं वो कोई नियति का दास है, जो नियति है, जो किस्मत है, उसी के अनुसार लोग चलते हैं। तो यहाँ तक था दिनकर जी के बारे में। आओ आगे जानते हैं निराला जी के बारे में। सूर्यकांत निराला के बारे में जानते हैं। निराला की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ था मोदिनीपुर नामक ग्राम में। कहाँ पर? 21 फरवरी 1899 को मोदिनीपुर नामक ग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुआ था। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कब उनका जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था और कहाँ पर मृत्यु हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो निराला की जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये ध्यान से समझो। निराला की प्रथम काव्यकृति का क्या नाम था? निराला ने जो प्रथम काव्यकृति लिखी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्त अनामिका।
आपका अनामिका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन कि निराला ने महादेव प्रसाद सेठ के किस पत्र का संपादन 1 वर्ष तक किया हुआ था। महादेव प्रसाद सेठ का एक पत्र था जिसका संपादन निराला जी ने 1 साल तक किया हुआ था। तो उस पत्र का क्या नाम था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो उस पत्र का नाम था दोस्त मतवाला। कौन सा नाम था पत्र का? मतवाला। इसका संपादन निराला जी ने 1 वर्ष तक किया हुआ था। अगला क्वेश्चन 85 नंबर का कि निराला ने गंगा पुस्तक माला में किसके साथ काम किया है। निराला ने गंगा पुस्तक माला लिखा हुआ था, पूरी एक सीरीज थी, उसमें किसके साथ काम किया हुआ था? तो राइट आंसर है आपका श्री दुलारे भार्गवी। श्री दुलारे भार्गव नामक जो व्यक्ति थे, जो कवि थे, उनको साथ निराला जी ने गंगा पुस्तक माला में काम किया हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 86 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके काव्य जो पाठ्यक्रम है इसमें निराला की कौन सी कविताएं संकलित हैं। आपके पाठ्यक्रम में निराला की कौन सी कविताएं संकलित हैं? आपके ऑप्शन जो करेक्ट आंसर आपका है, इसमें 5 कविताएं आपकी सम्मिलित हैं पाठ्यक्रम में निराला जी की। वो क्या है? जूही की कली। पहला क्या है? जूही की कली। दूसरा है बादल राग। तीसरा है जागो फिर एक बार। चौथा है दान। और 5वां है स्नेह निर्झर बह रहा है। स्नेह निर्झर बह रहा है। ये 5 कविताएं आपके पाठ्य संग्रह में संकलित हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 87 नंबर का क्वेश्चन कि कविवर निराला ने जूही की कली के कहाँ सोने की बात की है। कविवर निराला ने जूही की कली के कहाँ सोने की बात की है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बिजन वन बल्लरी पर। बिजन वन बल्लरी पर कविवर निराला ने जूही की कली को सोने की बात की है। अगला क्वेश्चन हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जूही की कली में जिस रात का उल्लेख है वह कैसी रात है। जूही की कली जो कविता संग्रह है उसमें जिस रात का उल्लेख है वह कैसी रात है। तो वो रात कैसी है दोस्त? वो बसंती रात है। कैसी रात है? बसंती निशा है, वो बसंती रात है। अगला क्वेश्चन हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन। तो 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि जूही की कली शीर्षक, जूही की कली जो शीर्षक है यह कविता निराला के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। निराला की कौन सी काव्य संग्रह से इस जो जूही का कली आपके पुस्तक में आया हुआ है कविता, वो कौन से काव्य संग्रह से लिया गया? तो वो परिमल से लिया गया है। कहाँ से? परिमल से। अगला क्वेश्चन हमारा 90 नंबर का कि वह सो रही थी। क्या है आपका क्वेश्चन? सॉरी, कली को प्रिय आगमन का पर पता क्यों नहीं चला। जो कली थी उसको उसके प्रिय के आगमन पर पता क्यों नहीं चला? क्योंकि वो सो रही थी। आपका राइट आंसर क्या है? आपका नीचे दिख रहा है क्या? कली को प्रिय का आगमन का पता नहीं चला क्योंकि क्या कर रही थी? कली सो रही थी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ आपके सामने ये रहा 91 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 91 नंबर का क्वेश्चन कि कवि कली के नेत्रों को कैसे अभिव्यक्त करता है। कवि जो है वो कली के जो आंख है, नेत्र है, उसको कैसे अभिव्यक्त करता है। तो कवि उसको कहता है निद्रा लास वंकिम विशाल। इस तरह के जो है उनको एडजेक्टिव दे करके इस तरह से उसकी बड़ाई करता है। अगला क्वेश्चन है मगर 92 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बादल राग कविता का संकलन किस संग्रह में हुआ। बादल राग जो कविता है इसका जो संग्रह हुआ है, संकलन हुआ है, कौन से संग्रह में लिया गया है, इसको कौन से कृति से संकलित है ये। तो ये भी किससे में आया है? परिमल में। परिमल में ये भी पूछा गया है। अगला का जो आपका अगली कविता थी जागो फिर एक बार कविता, ये किस संकलन की कृति है। तो ये भी मेरे दोस्त परिमल की ही कृति है। जागो फिर एक बार जो कविता का संकलन है ये कौन से संग्रह से लिया गया है? ये भी परिमल से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि स्नेह निर्झर बह रहा है संज्ञक कविता निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है। जो स्नेह निर्झर बह रहा है ये जो काव्य कविता है ये कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया है दोस्त ऑडिम से। किसमें? ऑडिमा में। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 95 नंबर का क्वेश्चन कि स्नेह निर्झर बह जाने के बाद तन कैसा रह गया है। जो स्नेह था वो निर्झर जब बह गया तो तन कैसा रह गया, आपको बॉडी कैसी रह गई। तो बॉडी एक रेत की तरह हो गई, रेत की भांति हो गई बॉडी जब स्नेह निर्झर बह गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पंत की नौका विहार शीर्षक कविता उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। पंत की जो नौका विहार कविता है, पंत जी की नौका विहार का शीर्षक कविता उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया उनके गुंजन काव्य संग्रह से। अगला क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रथम रश्मि कविता में कवि अली के कहाँ बंदी होने की बात करता है। प्रथम रश्मि जो कविता है इसमें कवि अली के कहाँ बंदी होने की बात करता है। तो वह कहाँ बंदी होने की बात करता है? कमल क्रोड़ में बंदी होने की बात करता है। कमल क्रोड़ में बंदी होने की बात यहाँ पर कर रहा है ये।
आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आपके पाठ्यक्रम में पंत जी की कौन कौन सी कविताएं सम्मिलित हैं। तो दोस्त हमारे पाठ्यक्रम में पंत जी की कौन सी कविताएं सम्मिलित हैं। पहला क्या है, प्रथम रश्मि, दूसरा है नौका विहार, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है धरती कितना देती है और पांचवा है ताज। ये 5 जो कविताएं हैं ये पंत जी की ये 5 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कवि गंगा विहार हेतु नाव लेकर कब चला। कवि जो है वो गंगा में घूमने के लिए नाव लेकर के कब गया, तो चांदनी रात के प्रथम पहर में। राइट आंसर क्या होगा आपका, चांदनी रात के प्रथम पहर में। 100 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कवि ने अपने बाल्यकाल में धरती में क्या बोया था। कवि ने अपने बाल्यकाल में मतलब छोटे समय में धरती में क्या बोया हुआ था। तो कवि ने क्या कहा, मैंने क्या बोया हुआ है, पैसे बोए हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज की हमारी यहीं पर वीडियो समाप्त होगी। 100 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं आपका। देखिए फर्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बाद का भी पार्ट हम लेकर के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। बट अगर आपने 100 का कर लिया तो समझ लीजिए 70% आपके कंप्लीट है। ओके, तो अगर आपको अगली वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो भी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ भी वीडियो, कोई भी वीडियो चाहिए, आप चैनल पे विजिट करो यार। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन BA। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।